इनकलाबी हिंदुस्तानी लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान हैं हाफिज़ गुलाम सरवर साहब। आज हम इनसे बात करेंगे जो प्रधानमंत्री साहब बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है, उस पे किस किस लोगों को फ़ायदा मिलेगा और जो हमारा सबसे निचले तबके का जो मज़दूर क्लास है उसको कहाँ तक फ़ायदा मिलेगा, इनसे हम जानते हैं। देखिए, जो सवाल आपने किया है ये सवाल पूरा मुल्क कर रहा है। पूरे मुल्क का मजदूर, पूरे मुल्क का किसान, पूरे मुल्क का नौजवान, पूरे मुल्क का गरीब, पूरे मुल्क का युवा सरकार से यही पूछ रहा है बार बार कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्र को 5 बार अब तक संबोधित किया है इस लॉकडाउन में, कोरोना वायरस के बाद, और पांचों बार आपके संबोधन के अंत में लोगों को निराशा हाथ लगी। कल जब प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए और उन्होंने बोलना शुरू किया तो लोग टकटकी लगाकर ये सुन रहे थे कि शायद कोई बड़ी घोषणा हो, और घोषणा जो सबसे पहले होनी थी वो होनी थी जो पलायन पूरे देश में हो रहा, विस्थापन पूरे देश में हो रहा, पूरे देश की सड़कों पर जो बूढ़े, बच्चे, औरतें, छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, ये जो दृश्य आ रहा है इस पर प्रधानमंत्री जी अवश्य कुछ बोलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से पूरा संबोधन समाप्त हो गया, लेकिन एक शब्द भी इन मजदूरों, इन किसानों, इन नौजवानों, इन गरीबों, इन बेरोजगारों और इन परेशान हाल लोगों के ऊपर नहीं कहा गया। हाँ, एक बातें जो कही गई वो एक पल के लिए मतलब खुशी का जो है एक दौर चल सकता था, जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि एक बड़े आर्थिक पैकेज का मैं ऐलान करता हूं, 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज मैं दे रहा हूं, और ये पैकेज मैं इसलिए दे रहा हूं कि भारत आत्मनिर्भर बन जाए। इस योजना का नाम ही उन्होंने रख दिया आत्मनिर्भर भारत योजना। प्रधानमंत्री जी ने ये बातें तो कही, लेकिन लाभ किसको किसको मिलेगा ये अपने वित्त मंत्री पर छोड़ दिया। ये कहा अंत में कि ये 20 लाख करोड़ रुपया किसको किसको मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, ये कल वित्त मंत्री बताएंगी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी टीवी पर पधारी और उन्होंने ये तय कर लिया था कि हिंदी में मुझे अपनी बात नहीं रखनी है, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी हिंदी बोलती, पढ़ती और समझती है। तो चूंकि हिंदी भाषियों को समझ में ना आए, निर्मला सीतारमण जी ने अपनी पूरी बात ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी में रख दी। लेकिन हम जैसे लोगों ने जो टूटे फूटे अंदाज में समझा, वो ये समझा कि सारी घोषणाएं बड़े उद्योगपति, मझोले उद्योगपति पर के ऊपर केंद्रित था। एक बार भी वित्त मंत्री ने यह नहीं कहा कि ये जो मजदूर जो लाखों की संख्या में अपने राज्यों से दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहे थे और अब वो घर जाना चाह रहे हैं, आज 50 दिन तकरीबन अब पूरे होने को हैं, और इसके बाद भी वो उनके ऊपर, उनके यहाँ बेचैनी है, अविश्वास है, और बिल्कुल उनको लग रहा है कि कैसे मैं घर पहुंच जाऊं, और वो मजबूर होकर सड़क पर उतर गए। पैदल चल रहे हैं, 1500 किलोमीटर पैदल चलने को वो तैयार हैं। इस पर एक शब्द भी वित्त मंत्री ने नहीं कहा कि इनको पहुंचाया कैसे जाएगा या रोका कैसे जाएगा, क्योंकि इनको रोक भी सकती है सरकार, लेकिन शर्त यह है कि इसका भरोसा जीते। उस मजदूर को ये मैंने कॉन्फिडेंस अगर हो जाए कि मैं यहां सुरक्षित रहूंगा, मुझे खाने पीने रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी, तो किसी कीमत पर वो 1500 किलोमीटर पैदल चलने को या 1000 किलोमीटर पैदल चलने को तैयार नहीं होगा। लेकिन ये भय है कि मैं यहां रहूंगा तो भूखा मर जाऊंगा, यही भय उसे विवश और मजबूर करता है कि वो चल देता है अपने घर, गांव की ओर, घर की ओर। तो इस पर किसी तरह की बात नहीं। एक सवाल है हमसे, ये कहा जाता है कि ये हमारे जो मजदूर क्लास हैं ये जीडीपी के पहिए हैं। जीडीपी खेत खलिहानों में, जीडीपी जैसे जो प्रोड्यूस होता है वो खेत खलिहानों में प्रोड्यूस होता है, चौक चौराहे पे, कल कारखाने में प्रोड्यूस होता है, जिसके मेन जो कर्ता धर्ता होते हैं, जो इनके संचालक होते हैं, ये हमारे मजदूर वर्ग होते हैं, और जो कि माइग्रेंट्स हमारे लेबर हैं, जो कि असंगठित क्षेत्रों से आते हैं। वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो जो जीडीपी का पहिया वो छिटकता हुआ नज़र आ रहा है, और इसको संगठित करने में हमारे जो मोदी गवर्नमेंट है
बुरी तरह से विफल रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, हमारा मुकाबला इस वक्त जो है चाइना से है, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ। हालांकि यहाँ की गोदी मीडिया तो मुकाबला पाकिस्तान से करना चाहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कंपटीशन किसी चीज़ में है तो वो चाइना से है। चाइना जिस अपने मैन पावर का सही इस्तेमाल करके आज दुनिया में एक इकोनॉमिक पावर भी है, एटॉमिक पावर भी है, और सुपर पावर के नाम से वो अपने आप को अब स्थापित कर चुकी है, नो डाउट इसमें। और एक जीता जागता उदाहरण ये है कि हमारी सरकार कहाँ खड़ी है और चाइना कहाँ खड़ी है। इतने बड़े संक्रमण और आपदा के बाद पहले ये चाइना पे आया अटैक कोरोना का, भारत में बहुत पीछे आया, वो संभल गई है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, भारत में बहुत पीछे आया, यानी कि भारत को अवसर था कि वो सारी तैयारी पहले की जा सकती थी, बचाव के, रोकथाम के, इतना अवसर भारत को मिला था। लेकिन इस अवसर को भी भारत नहीं भुना पाई, और जब संक्रमण ने भारत में पांव पसारना शुरू किया तो सबसे घटिया चीज है जो पीपीई किट जिसे कहते हैं, आप जो बॉडी प्रोटेक्शन के लिए जो कपड़े आते हैं, वो भी भारत के पास अवेलेबल नहीं था और चाइना से खरीदा गया, और उसमें भी घोटाले हुए। जिस कंपनी ने उसे चाइना से खरीदा 200 में, वो भारत सरकार को 600-700 में बेच दिया। ये इतना शर्मनाक घटना है, इतना शर्मनाक घटना है। लेकिन एक उससे भी बड़ी शर्मनाक घटना है कि आप देखेंगे कमेंट्स में भक्त जन कहेंगे नहीं, वो आप लोग को ये कहने का हक ही नहीं है, आपने ये गलत कहा, वो पीपी किट तो ऐसे मंगाया गया था, जरा वैसे मंगाया गया था, और मोदी जी तो बहुत महान है, और वो तो ये है, वो पता नहीं देश में कौन सी सोच स्थापित कर दी गई है कि सरकार के गलत कामों की भी तारीफ हो रही है जबरन। और यही कारण है कि सरकार गलती पर गलती करती चली जा रही है, और सरकार ने अपने समर्थकों की संख्या गिनने की बार बार कोशिश की। आपने देखा होगा लॉकडाउन में ताली थाली, दरअसल ये कोरोना का इलाज तो था नहीं, अगर था तो सरकार कंटिन्यू ताली बजवाना चाहिए था। भारत का हर नागरिक बजाने को तैयार। आज आप कह दें कि यही इलाज है, प्रत्येक दिन 5 बजे लोगों को ताली बजाना है, मैं समझता हूं भारत का 100% नागरिक ताली थाली कड़ाई सब पीट के रख देगा, अगर उसको ये विश्वास हो जाए कि कोरोना इसी से भागेगा। लेकिन भागा नहीं, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन बजवाया इसलिए गया था कि समर्थकों की संख्या गिनी जा रही थी। उसके बाद दिया बत्ती जलवा दिया इन्होंने। दिया बत्ती से भी अगर भागता हो तो रोजी डेली हम शाम को दिया बत्ती जलाएंगे, और भारत में जलता है, ये तो भारतीय संस्कृति का एक पार्ट है साहब, दिया बत्ती शाम में होना। लेकिन समर्थकों की संख्या गिनने में लगे हैं। आज इस परिस्थिति में जबकि सैकड़ों मजदूरों ने सड़क पर पैदल चलते दम तोड़ दिया है, फिर भी समर्थकों की संख्या गिनने में सरकार लगी हुई है। और जब विपक्ष की ओर से, विशेषकर कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रश्न किया जाता है, राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रश्न किया जाता है, तो भक्तजन कहते हैं कि कांग्रेस किस मुंह से ये प्रश्न करती है, इस आपदा की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में सरकार से हिसाब क्यों मांगा जाता, क्यों नहीं मांगा जाएगा, ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। भक्तों, तुम ये बताओ कि आखिर क्यों नहीं सरकार से हिसाब मांगा जाए? किस अनुच्छेद के आधार पर तुम ये कहते हो कि संविधान में सरकार से कुछ पूछने या कुछ हिसाब मांगने का अधिकार विपक्ष के नेता को भी नहीं, किसी सांसद और किसी विधायक को नहीं, किसी जनप्रतिनिधि को नहीं, और आम नागरिक को नहीं? कुल मिलाकर देश में जो परिस्थितियां बन रही है, विकास शब्द तो विलुप्त हो चुका है, यहां तो बिल्कुल विनाश की ओर कदम बढ़ चुका है। अब जब मजदूर को आप नहीं बचा सके और उद्योगपति को आप जबरन बचाने का प्रयास कर रहे हैं आर्थिक सहयोग देकर, आप लिख लें आपका सलाहकार कोई न कोई ऐसा है जो देश का दुश्मन है। इसलिए कि जब मजदूर नहीं बचेगा तो उद्योग कैसे बचेगा साहब? 1 खरब रुपए लगाकर आप किसी को बैठा दें, मैन पावर कहां से लाएंगे? मजदूर कहां से लाएंगे? मजदूर जाते जाते कह रहा कि मर जाऊंगा दिल्ली नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा मुंबई नहीं आऊंगा। सरकार सुनी इस बात। एक बात और है, ये अचानक मोदी जी लॉकडाउन का ऐलान किए। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों से बात की थी, लेकिन जब लॉकडाउन किए इन्होंने किसी भी मुख्यमंत्री से बात नहीं की, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात नहीं की इन्होंने, और अचानक लॉकडाउन कर दिए। और कल 12 तारीख को इन्होंने रेलवे स्टार्ट किया था मजदूरों को इधर उधर जो भी अपना जाना चाहते हैं घर। नहीं, क्या मजदूरों के लिए नहीं था वो रेल, जो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। पहली बात तो आपने सवाल किया कि मुख्यमंत्रियों से जो बैठक हुई, मुख्यमंत्रियों से 4 बार इनकी बैठक हुई है, लेकिन लॉकडाउन करने से पहले मुख्यमंत्रियों से बैठक नहीं हुई। हाँ, सही बात। एक बात और सुन लीजिए, ये चाहते तो पहले भी ये
ये रेलवे स्टार्ट कर सकते थे ताकि हमारे मजदूर भाई जो भी हैं अपने घर आराम से जा सकते थे। जो कि 300 से 400 मजदूर जो हमारे रास्ते में मारे गए हैं जैसे तैसे, जो चलते चलते रास्ते में दम तोड़ दिया, कि कोई बच्चा मर गया, कोई गर्भवती महिला हमारे रोड पे मर गई। ऐसे हजारों दृश्य देखे गए रोड पे, जो कि देखने पे शर्म आती है कि आज के 70 साल आज़ादी के बाद भी हमारे देश का ये हाल है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्रियों से जो बैठक इनकी हो रही है वो खाना पूर्ति हो रही है। पहली बात कि लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन शब्द जो है ये स्वीकार शब्द नहीं है। देखिए, जो ट्रेनों को बंद कर दिया गया, बसों को बंद कर दिया गया, तमाम निजी गाड़ियों को बंद कर दिया गया, ये बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा भूल हुआ। आपको एक पॉलिसी ये तय करनी चाहिए थी कि हमें अगर पूरी तरह से पहिया को ठप करना है तो कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्के को जबरन घुमाने पर हमें मजबूर कर दिया जाए। जो मजबूर कर दिया गया, ट्रेन इनको चलाना पड़ गया दोबारा, इसका मतलब पॉलिसी गलत थी, आपने रोका ही गलत। वो काम जो आपको दोबारा फौरन करना पड़ जाए, इसका मतलब है कि वो गलत था तब आप कर रहे हैं। इसलिए ट्रेन जो बंद किया गया था गलत किया गया था। मुख्यमंत्रियों से ये इनकी जितनी भी बैठकें हुई हो, लेकिन सामंजस्य आज भी स्थापित नहीं हुआ। इनके मुख्यमंत्री मीन्स भाजपा के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के बाद मंदिर में जाते हैं, भीड़ लेकर जाते हैं। इनके मुख्यमंत्री जो गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश होता है, होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी के विपरीत, एक मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार कहते हैं कि जब तक होम मिनिस्ट्री कहेगी नहीं तो हम कोटा से छात्रों को नहीं लाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कोटा से छात्रों को बुला लेती है। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार 1000 बस दिल्ली के बॉर्डर पर लाकर लगा देती है और यहां से मजदूरों को लेकर जाती है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार जब सब कुछ कर लेती है तो राजस्थान के बॉर्डर पे मजदूरों को रोक देती है और राजस्थान पुलिस और यूपी पुलिस में टकराव शुरू होता है। वो वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं, शायद आपने भी देखा हो। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 ऐसे काम कर दिए जो केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ कह लीजिए, या आदेश था ही नहीं। तो साहब ये तो हो गया उत्तर प्रदेश। अब आप आ जाइए बंगाल सरकार अलग पैटर्न पर चल रही है, बिहार सरकार अलग पैटर्न पर चल रही है, राजस्थान सरकार अलग, मध्य प्रदेश सरकार अलग। इसका मतलब दिल्ली सरकार की कुछ, अब दिल्ली में मैं पिछले 4 दिनों से देख रहा हूं सड़क पर कोई लॉकडाउन नहीं है। तमाम निजी गाड़ियां चल रही हैं, बेधड़क चल रही हैं, तमाम मोटरसाइकिल्स चल रहे हैं सड़क पर। मैंने आम दिनों की तरह भीड़ है, सिर्फ बाजार और मॉल नहीं खुले हैं। क्यों भाई? बिहार में मैं लोगों को फोन करता हूं, पता चलता गाड़ी नहीं चलने दिया जा रहा, बगैर पास के कोई गाड़ी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में कुछ और स्थिति है। तो ये अलग अलग पॉलिसी क्यों? इसका मतलब है कि राज्यों में सामंजस्य नहीं स्थापित हुआ। आपने ट्रेनें रोकी, बगैर मशवरे के रोकी या किसी गलत सलाहकार के कहने पर रोकी। आपको जो नियम अब आपने ट्रेन में बनाया है कि स्क्रीनिंग करके जाएंगे और कंफर्म लोग ही जाएंगे, वेटिंग वाले नहीं जाएंगे, चालू डब्बे नहीं लगेंगे, स्लीपर ही लगेंगे, ये नियम उसी समय आप लागू कर दिए होते और प्रॉपर जरूरतमंद ही जाएंगे। टिकट कंफर्म कराते टाइम या बुकिंग करते वक्त एक ऐप आपको डेवलप करना था जिससे ये इंक्वायरी हो जाती कि जाने वाला वाकई बहुत मजबूर और जरूरी है उसका जाना, या गैर जरूरी यात्रा कर रहा। गैर जरूरी यात्रा मीन जैसे लोग घूमने चले जाते हैं, किसी से जबरन मिलने चले जाते हैं, शौकिया नहीं, जरूरी यात्रा पर लगाम लगाकर देश का विकास के पहिए को बिल्कुल रोक देना कहलाता। तो भारत सरकार ने तमाम जरूरी यात्राओं को भी रोक दिया। अब जब इनको लगा कि नहीं हमने गलत फैसला लिया था, तो इन्होंने फिर एक गलत फैसला ले लिया। अब जब ट्रेनें चलाई गई तो इतना टिकट बना दिया कि एसी ट्रेनें चलेंगी साहब, टिकट राजधानी का रहेगा साहब, खाना नहीं मिलेगा अंदर गाड़ियों में, कम्बल नहीं मिलेगा, तकिया नहीं मिलेगा, और आप घर का खाना भी लेकर नहीं जाएंगे। इसका मतलब कम्बल लेकर जाएंगे और ड्राई फ्रूट्स लेकर जाएंगे। ये सारी शर्तें बिल्कुल बेतुकी शर्तें। आम लोग, मिडिल क्लास के लोग, मजदूर क्लास के लोग इस शर्त को फॉलो नहीं कर सकते हैं। और ऑनलाइन टिकट, चलिए ऑनलाइन टिकट तो माना जा सकता है कि सरकार माने फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए काम कर सकती है, लेकिन बाकी तमाम शर्तें जो है वो भारत के उस लेवल पर से मैच नहीं करता है जो भारत का मौजूदा लेवल है। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।